Hello and welcome to my YouTube channel. The more clear you are in the vision of what you want in life, the brighter the spotlight will be to lead you on the right path. मैं श्रेयस बड़िए आज आप लोगों के साथ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज से लेक्चर नंबर 41 पे डिस्कशन करने वाला हूं जिसमें हम पोस्ट मौर्यंस में सातवाहनास डायनेस्टी को स्टडी करेंगे। जैसे कि हम प्रीवियस कुछ वीडियोस से पोस्ट मौर्यंस को स्टडी कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पहले उन वीडियोस को देख ले ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, दिस इज माई फेसबुक पेज, और अपडेट्स चाहते हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमेशा की तरह इस लेक्चर में भी हम सबसे पहले सक्सेसर ऑफ मौर्यंस देख लेते हैं। सक्सेसर, जैसे कि आपको पता है कि मौर्यंस जब मौर्यंस उनका जब डिक्लाइन होता है उस टाइम पे इनका जो किंगडम होता है वो अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाता है और अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग सक्सेसर्स आते हैं। कभी कभी किसी एक पार्ट पे ही अगले सक्सेसर को हटा के कोई और सक्सेसर भी आता है। ये सब चीजें हम पिछले कुछ लेक्चर से देख रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हम यहाँ दो तरह के सक्सेसर्स देख रहे हैं, एक है फॉरेन सक्सेसर और एक है नेटिव सक्सेसर। फॉरेन सक्सेसर्स में हम इंडो ग्रीक, शकाज, पार्थियंस और कुशान को स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, और नेटिव सक्सेसर में हम सुंगा हो गए, कानवा हो गए, छेती या छेदी हो गए, इनको भी स्टडी कर चुके हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सातवाहनास को। इसके साथ हमारा आज का जो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है पोस्ट मौर्यंस का, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा और फिर हम अगले डायनेस्टी की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सातवाहनास जो है इनका मोस्ट एक्सेप्टेड डेट जो है वो क्लियरली कहीं पे हमें दिखता नहीं है एविडेंस से, बट ये माना जाता है मेनली कि सेकेंड सेंचुरी बीसी से तो थर्ड सेंचुरी एडी तक था, ऐसा माना जाता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने पहले बीसी लिखा हुआ था, यहाँ पे गलती से टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने इसे सुधार लिया। थर्ड सेंचुरी एडी तक था ऐसा माना जाता है। काफी लंबे समय तक चला है ये सब चीजें हमें पता चलती है कुछ सोर्सेस से, बट अभी भी किसी को फिक्स जो इसका इरा है ये नहीं पता है, फिक्स डेट्स नहीं पता है, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है इनके डेट पे। तो सातवाहनास तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट डेट्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें है ही नहीं। सातवाहनास डायनेस्टी आती है। सातवाहनास डायनेस्टी जो है इनके सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा इरा, ये जो है ये जो रीजन है ये पूरा बनता है सातवाहना एम्पायर। यहाँ तक वो एक्सटेंड होते गया, इतना भी माना जाता है ये जो है ये सातवाहना एम्पायर। तो सातवाहना जो है ये इतना, फिर धीरे धीरे एक्सटेंड होते होते इतना भी हो गया। ऐसा अलग अलग चीजें इसके लिए हमें पता चलती है। तो ये सातवाहनास डायनेस्टी का एक तरह से मैप। अब हम सबसे पहले बेसिक कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका स्टडी कर लेते हैं। सातवाहना रूल जो है वो माना जाता है कि वो थर्ड सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ था, 235 बीसी में, और सेकेंड सेंचुरी एडी तक चला। तो कुछ लोग मानते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ही शुरू हो गया था। तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, और हमने जो डेट पकड़ी है वो विकिपीडिया के हिसाब से सेकेंड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी तक पकड़ी हुई है। इसके अलग अलग बिलीफ है, किसी को भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो हमारे पुराण है, इस देश के जो पुराण है उसमें इन्हें आंध्राज कहा गया है, सातवाहनास को आंध्राज कहा गया है, ये इनका नाम है पुराणों में। उसके साथ साथ सातवाहना किंगडम जो है वो आज का जो आंध्र प्रदेश का एरिया है उसमें हुआ करता था, आज का जो तेलंगाना का है और आज का जो महाराष्ट्र का एरिया, उतना बड़ा जो एरिया है ये पूरे एरिया को ये कवर करता था, ऐसा यहाँ पे हमें पता चलता है। ओके, इनका एरिया इतना बड़ा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र आज के टाइम का। एट टाइम्स देयर रूल आल्सो इंक्लूडेड पार्ट ऑफ कर्नाटक, है ना। तो उस टाइम पे अगर ये भी देखा गया तो कुछ उनका जो रूल था उसमें कर्नाटक का भी कुछ पार्ट आ सकता था, गुजरात का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, यहाँ तक भी फैला हुआ था, ऐसा भी हमें कुछ सोर्सेस से पता चलता है। बट मेनली अगर रीजन हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा वो कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी एक्सटेंड हो गया था, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। उसके बाद उनका जो कैपिटल था वो कैपिटल अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे रहा है, ऐसा एविडेंस से पता चलता है। बट मेन अगर हम देखेंगे तो प्रतिष्ठान करके जो है, प्रतिष्ठान जिसको पैठन भी कहा जाता है, और अमरावती जो है, ये दो मेन कैपिटल है। अमरावती आपको पता है कौन से स्टेट में है, आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं महाराष्ट्र वाले अमरावती की बात नहीं कर रहा हूँ, अमरावती एक राज्य है जिसका ये कैपिटल करके इसको अभी डेवलप किया जा रहा है इस सिटी को। अमरावती हो या पैठन या प्रतिष्ठान हो गए, यहाँ पे इनका कैपिटल हुआ करता था, ऐसा हमें पता चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रतिष्ठान है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ अमरावती है। ये पूरा जो रीजन है ये इनका मेन रीजन माना जाता था सातवाहनास का।
उसके बाद आगे हमें ये पता चलता है कि जो शिमुका थे ये इसके फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, ये हमें पता है। सो शिमुका वाज द फाउंडर ऑफ दिस सातवाहना डायनेस्टी। याद रखेगा अच्छे से, शिमुका, शिमुका नाम के जो किंग थे उन्होंने ही सातवाहना डायनेस्टी बनाई थी। उसके बाद अगला फैक्ट हमें जो पता चलता है वो ये है कि दे वर फर्स्ट नेटिव इंडियन रूलर्स, है ना। तो पहले ऐसे नेटिव इंडियन रूलर थे, फॉरेन सक्सेसर्स तो जाने दो, बट इंडिया के जो नेटिव रूलर्स थे उनमें से ये पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने खुद के कॉइन खुद ही इशू किए थे। नहीं तो बाकी लोग दूसरों के जो कॉइन है उसका इस्तेमाल करते थे पहले, तो ये पहले बने जिन्होंने अपने कॉइन खुद ही इशू करना शुरू किया। और किस चीज के साथ, तो पोर्ट्रेट्स, खुद के रूलर्स के पोर्ट्रेट्स के साथ। ओके, सो ये पहले ऐसे रूलर बनते हैं। अब आप ये सोचोगे कि जो मौर्यंस थे उन्होंने भी किए थे, यस उन्होंने भी किए थे, खुद के खुद इशू किए थे, बट मेन बात यह है कि उनके इसमें पोर्ट्रेट्स नहीं थे खुद के रूलर्स के। जो खुद के रूलर्स के पोर्ट्रेट लगाने वाले थे वो ज्यादातर फॉरेन सक्सेसर हमें दिखते हैं, फॉरेन रूलर्स दिखते हैं। तो इंडियन रूलर्स में ये पहले रूलर थे जिन्होंने खुद के जो रूलर्स थे उनके यहाँ पे अपने कॉइन पे पोर्ट्रेट्स बनाए थे। सो आप कॉइन यहाँ देख सकते हैं इनके, ये देखिए ये कॉइन है, इस पे खुद के ही रूलर का यहाँ पोर्ट्रेट बना हुआ है। तो इस तरह से इनके कॉइन्स हुआ करते थे सातवाहनास के, और ये पहले ऐसे नेटिव इंडियन रूलर बनते हैं। उसके बाद दूसरी बात आपको ये बता दूं कि दिस प्रैक्टिस वाज स्टार्टेड बाय गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे वो एक सातवाहना डायनेस्टी के किंग थे, उन्हीं के वक्त ये शुरू हुआ था ये करना कि खुद का पोर्ट्रेट बनाना। तो ये सब चीजें हमें पता चलती है। और ये कहाँ से आया था, तो ये प्रैक्टिस इन्होंने कहाँ से सीखे थे, तो ये सीखे थे वेस्टर्न क्षत्रप्स जो है, जब उन्होंने वेस्टर्न क्षत्रप पे हरा दिया और वेस्टर्न क्षत्रप पे उन्होंने जब अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है वेस्टर्न क्षत्रप, वेस्टर्न क्षत्रप वाला जब इनके हाथ में रीजन आ जाता है तो ये देखते हैं कि यहाँ के जो कॉइन है उसपे अपने रूलर्स के खुद पोर्ट्रेट्स बने हुए, तो हम ऐसा क्यों ना करें। तो इन्होंने भी अपने पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू किया। तो ये जो शुरुआत की ये गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ही की थी। उसके साथ साथ उन्होंने जो सपोर्ट किया था जिस लैंग्वेज को, वो है प्राकृत। संस्कृत को भी किया था, बट संस्कृत से भी ज्यादा प्राकृत को इन्होंने सपोर्ट किया था। प्राकृत के डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की थी, ये भी हमें एविडेंस में पता चला है। उसके साथ साथ दे सपोर्टेड बोथ बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, है ना। तो दोनों चीज, दोनों रिलीजन को सपोर्ट करते थे, बुद्धिज्म हो या ब्राह्मणिज्म हो, दोनों कल्चर को ये सपोर्ट करते थे। ऑल्दो देवर हिंदूज, है ना, तो वो हिंदू थे और वो ये भी कहते हैं कि हम ब्राह्मण्स हैं। वो खुद का क्लेम करते थे ब्राह्मणिकल स्टेटस, बट वो बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे। ये चीजें हमें यहाँ पे सातवाहनास के बारे में पता चलती है। उसके साथ साथ उन्होंने जो फॉरेन इन्वेजन्स होते थे, फॉरेनर्स जो अटैक करते थे इनके टेरिटरी पे, उनके अटैक से इन्होंने सक्सेसफुली अपने एरिया को डिफेंड किया था। उन्होंने कभी उनकी हार नहीं हुई थी इनके हाथों फॉरेन इन्वेडर्स के। और अगर हम देखेंगे तो काफी सारे उनके बैटल्स शुरू थे, ऑनगोइंग बैटल्स थे शकाज के साथ। वेस्टर्न क्षत्रप में जो शकाज रहा करते थे, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उनके साथ इनके बैटल्स हमेशा चले हैं। इतिहास में हमें ये भी पता चला है कि जो भी वेस्टर्न क्षत्रप में रहते थे, जैसे कि शकाज हो गए, इनके साथ ये हमेशा बैटल लड़ा करते थे और सक्सेसफुली उन्हें लड़ते भी थे, ये भी पता चला है हमें यहाँ पे। सो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट सातवाहनास के बारे में। अब हमें जो अगला पार्ट पढ़ना है वो है इंपॉर्टेंट रूलर्स। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रूलर्स जो रहे हैं सातवाहना डायनेस्टी के। वो उनमें सबसे पहले जो रूलर बनते हैं वो बनते हैं सतकर्णी। देखिए मैं सतकर्णी की बात कर रहा हूँ, सतकर्णी फर्स्ट आप कह सकते हैं, सतकर्णी वन, सतकर्णी फर्स्ट। अगर आप देखोगे तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ये अलग रूलर हो गए, सतकर्णी अलग हो गए। तो सतकर्णी जो है इनका मोस्ट एक्सेप्टेड ईरा माना जाता है 70 से 60 एडी तक का, बट कंफर्म डेट्स हमें इनकी नहीं पता है, ये चीज याद रख लीजिएगा। सतकर्णी ये थर्ड सातवाहना किंग बनते हैं। सो अगर देखा गया तो रूलर्स तो काफी थे। पुराण की अगर हम पुराणों को अगर हम फॉलो करें तो 30 के आसपास रूलर्स रह के गए, इतने आपको याद रखने की जरूरत नहीं। हार्डली आपको 3 रूलर्स के बारे में भी बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत है, बाकी के हमारे पास इतने सोर्सेस भी नहीं है और हमें याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे याद रखोगे सतकर्णी जो थे ये थर्ड बनते। फर्स्ट रूलर कौन थे, तो शिमुक, ये याद रखिएगा। फर्स्ट रूलर जिन्होंने जो फाउंडर थे इस एम्पायर के, इस डायनेस्टी के, शिमुक। शिमुक जो थे ये फर्स्ट रूलर बनते हैं और थर्ड किंग बनते हैं सतकर्णी। फर्स्ट सातवाहना किंग थे जिन्होंने अपना जो एरिया है वो बढ़ाना शुरू किया, अपना जो किंगडम है उसको बढ़ाना शुरू किया, अपने एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया बाय मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, यानी युद्ध कर करके अपने रूल को बढ़ाते थे। ये पहले ऐसे बनते हैं सतकर्णी। इसके पहले ऐसा कोई भी रूलर नहीं आया था, 2 रूलर्स ऐसे नहीं थे जो मिलिट्री वॉर करके एरिया बढ़ाते थे। ओके, सो ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं, ये पहले बने। उसके साथ साथ उन्होंने कलिंगा जो है उसको भी उन्होंने कॉन्कर कर लिया था जब खारावेला जो थे उनकी डेथ हो गई। खारावेला की डेथ होने के बाद इन्होंने कलिंगा पे अटैक किया और कलिंगा को अपने कब्जे में ले लिया। और जो शुंगास थे पाटलिपुत्र में, जो शुंगास थे उनको भी वहां से निकाल दिया और पाटलिपुत्र जो है वो भी अपने कब्जे में लेने की इन्होंने पूरी कोशिश की और सक्सेसफुल भी हुए।
उन्होंने सुंगाज को वहां से निकाल दिया पाटलिपुत्र से। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप ये कलिंगा यहाँ पे आप देख पा रहे सकते हैं ये मैप में, और ये है पाटलिपुत्र। तो ये देखिए, ये एक्सटेंड होते दिख रहा है, और ये कलिंगा का रीजन भी खारावेला के बाद इनके पास चला गया था। सो इस तरह से ये काफी एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया करते थे सतकर्णी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उन्होंने मध्य प्रदेश पे भी एक्सटेंड किया था अपना किंगडम, उन्होंने मध्य प्रदेश पे भी रूल किया। उनको सबसे मेन बात यह कि उनको एक टाइटल दिया गया था, और उनका टाइटल था लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, है ना। तो दक्षिणापथ के लॉर्ड जो है वो बनते हैं सतकर्णी। यानी गोदावरी वैली जब इन्होंने एनेक्स कर ली, जब इन्होंने गोदावरी जो रिवर है उसका एरिया इन्होंने जीतना शुरू कर दिया, उसके बाद तो ये दक्षिणापथ के लॉर्ड ही माने गए, यानी दक्षिण के भगवान, ऐसे ही एक तरह से इन्हें नाम दिया गया था, एक टाइटल दिया गया था। तो कभी कभी वन लाइनर पूछा जाता है लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ कौन थे, किसको कहा जाता है, तो सतकर्णी फर्स्ट या फिर सतकर्णी को। उनकी जो क्वीन थी जिनका नाम था नयनिका, नयनिका, ये क्वीन के बारे में इसीलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि नयनिका ने जो नानेघाट इंस्क्रिप्शन है वो लिखाया था, और नानेघाट करके एक जगह है, वहां पे इंस्क्रिप्शन है, और वो लिखवाया था क्वीन नयनिका ने खुद ही, इनकी जो क्वीन थी उन्होंने। और वहां डिस्क्राइब किया जाता है कि ये जो सतकर्णी है ये दक्षिणापथ पति है ना। तो ये लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ यानी दक्षिणापथ पति। सो यहाँ से पता चलता है कि ये लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ कहे जाते थे। उसके साथ साथ ही परफॉर्म अश्वमेध, उन्होंने यज्ञ भी किए थे काफी बड़े बड़े, और इस तरह के यज्ञ करने के लिए आप पावरफुल होने चाहिए, और हाँ ये पावरफुल थे, तभी इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इन्होंने वैदिक ब्राह्मणिज्म जो है, यानी वेदों में जो ब्राह्मणिज्म दिया था उसको फिर से रिव्यू किया, उसको फिर से अपने पोजीशन में, प्योर पोजीशन में लाने की कोशिश की गई डेक्कन में, और ये सब चीजें उन्होंने की। और ये थे सतकर्णी जो कि पहले इफेक्टिव रूलर हमें दिखते हैं। बाकी तो ये तीसरे सातवाहना किंग थे। उसके बाद अगले रूलर जो हम देखते हैं वो है हाला। हाला जो है ये इनका एक जो एग्जैक्ट डेट है वो कहीं मिली नहीं है, और जो भी डेट्स आपको यहाँ वहाँ मिलेगी वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट एविडेंसेस या एग्जैक्ट सोर्सेस हमें पता नहीं चलते, तो इनके ऊपर, इनके डेट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन सिर्फ एक चीज पे आ सकता है, और ये दूसरी चीज, एक चीज ये है कि ही कंपाइल्ड सप्त गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती इन्होंने लिखी थी, जिसको सत्य साई भी कहा जाता है। इन्होंने ये बुक लिखी थी और ये उन्होंने लिखा है प्राकृत में। तो ऐसा कभी कभी पूछा जाता है, द ऑथर ऑफ सत्य साई, तो हाला, हाला या फिर सातवाहना रूलर जो थे हाला वो। सो हाला यहाँ पे दिखते हैं हमें इसके ये कंपाइल करते हुए। उसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि ये जो सत्साई है या फिर ये गाथा सप्तशती है, इसमें पोएम्स का कलेक्शन दिया हुआ है, और ज्यादातर इसका जो थीम है वो लव है। सो रोमांटिक पोएम्स है इसमें दी हुई, जो हाला ने लिखी हुई। हाला के जो मिनिस्टर थे जिनका नाम था गुणाध्य, गुणाध्य ने बृहत कथा लिखी हुई है। तो कभी कभी ऑथर कौन थे बृहत कथा का ये पूछा जाता है, तो गुणाध्य, गुणाध्य किसके मिनिस्टर थे, तो हाला के। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, और इतना ही हाला के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है हाला के ऊपर। उसके बाद अगले रूलर जो हम देखते हैं वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनकी जो डेट मानी जाती है मोस्ट एक्सेप्टेड वो है 86 एडी से लेके तो 110 एडी तक। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ये बनते हैं अगले सातवाहना रूलर। ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं सातवाहना डायनेस्टी के। सातवाहना डायनेस्टी के एक तरह से ये बहुत ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं। जैसे पहले दो जो थे उसके बाद ग्रेट माने गए सतकर्णी, बट उनसे भी ग्रेट माने जाते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। सो इनके जो मदर था उनके नाम था गौतमी, गौतमी बालाश्री। तो गौतमी बालाश्री इनके मदर का नाम था, और इसीलिए इनका नाम गौतमी पुत्र दिया गया, यानी सन ऑफ गौतमी, गौतमी के पुत्र, इसीलिए गौतमी पुत्र। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के मदर का नाम गौतमी बालाश्री। ये जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, इन्होंने जो ग्रीक थे, जो पल्लवाज थे और जो शकाज थे, इन तीनों को हराया था। इनको इंडो पार्थियंस जो पल्लवाज को कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। ये तीनों को हम स्टडी कर चुके हैं, ग्रीक्स को भी स्टडी कर चुके हैं, इंडो पार्थियन को स्टडी कर चुके हैं, हम शकाज को स्टडी कर चुके हैं। इन तीनों को हराने वाले जो रूलर थे, जो किंग थे सातवाहना में से, वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। और इन्हीं के वक्त अगर हम देखते हैं तो ये जो एक्सपांड होते हुए दिखता है इनका ये जो एरिया, टेरिटरी, तो ये सबसे ज्यादा गौतमी पुत्र सतकर्णी के वक्त ही हुआ था। सो इसीलिए ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि किंगडम रैन फ्रॉम कृष्ण इन साउथ, है ना। तो रिवर्स कहाँ से आप देखोगे तो साउथ में कृष्ण से लेके तो मालवा और सौराष्ट्र तक नॉर्थ में, या फिर और अगर हम देखते हैं तो बेरार से लेके ईस्ट में तो कोकन तक वेस्ट में, इतना बड़ा इनका रीजन था। तो एक और बार हम देख लेते हैं। सो साउथ में कृष्ण से लेके तो ऊपर अगर हम देखते हैं, सो ऊपर
मालवा और सौराष्ट्र तक। ओके, सो मालवा और सौराष्ट्र यानी मध्य प्रदेश के आसपास का जो रीजन आता है वहां तक। और अगर हम वेस्ट से शुरू करते हैं तो वेस्ट में जो रीजन हमने देखा वो है बेरार से लेके, तो सॉरी, कोकन से लेके तो बेरार में ईस्ट तक, यहाँ पे यानी यहाँ कोकन से लेके तो यहाँ पे ईस्ट में बेरार तक, ये इतना यहाँ पे रीजन आपको देखने मिलता है, यहाँ पे ईस्ट से लेके तो वेस्ट से लेके तो ईस्ट तक। इस तरह से इनका एक्सटेंशन था पूरा एम्पायर का, गौतमीपुत्र सतकर्णी के। उसके साथ साथ इनको एका ब्राह्मणा भी कहा जाता है, एक ब्राह्मणा, है ना, तो ये भी एक इनको उपाधि दी गई एक ब्राह्मणा की। उसके साथ साथ ही वॉज सक्सेडेड बाय सन वशिष्ठिपुत्र, है ना, वशिष्ठिपुत्र श्री पुलमावी, पुलामावी या फिर पुलामावी टू। माफ कीजिएगा, मुझे प्रोनाउंसिएशन साउथ के बहुत अच्छे से नहीं जमते हैं, फिर भी मैंने कोशिश की हुई है। वशिष्ठिपुत्र श्री पुलामावी, ये या फिर पुलामावी सेकेंड, इनके ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के बेटे थे और ये आते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद रूलर बन के सातवाहनास के। तो इस तरह से हमें 3 रूलर्स यहाँ पे मेनली स्टडी करना है, सतकर्णी हो गए, हाला हो गए और तीसरे हो गए गौतमीपुत्र सतकर्णी। सो ये थे इंपॉर्टेंट रूलर्स सातवाहना के। अब हम शॉर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते, सातवाहना डायनेस्टी का जितना इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उतना। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखेंगे तो इसके बारे में हमारे पास कोई सोर्सेस नहीं है कि किस तरह का हुआ करता था, बट शास्त्र एक ही सोर्स है, तो शास्त्र में ही दिया हुआ है कि इनका किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इसी में हमें बिलीव रखना होगा। तो हम शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो राजन हुआ करते थे, जिन जो कि किंग हुआ करते थे, जो कि रूलर हुआ करते थे। सबसे ऊपर पोजीशन जिनकी होगी वो होंगे राजन, ये कहा जाएगा, तो उनको किंग सबसे ऊपर। उसके बाद प्रिंस, तो अलग अलग प्रिंस हो गए, तो बहुत सारे प्रिंसेस यहाँ देखने मिलते हैं हमें, जैसे कि जिनको राजाज कहा जाता है, राजा के बेटे जो प्रिंस होते हैं वो तो राजाज, और इनका नाम जो है ये कॉइन्स पे लिखा जाता था ये लोगों का। उसके बाद महारथीज हो गए। महारथी जो है उनके पास पावर थी कि वो विलेजेस जो है वो ग्रांट कर सकते थे, है ना, तो ये विलेजेस किसी के पास दे सकते थे संभालने के लिए। उसके साथ साथ जो मैरिटल रिलेशंस है उसको मेंटेन कर सकते थे, यानी शादी करके कोई और टेरिटरी वाला जो व्यक्ति उससे शादी करके या शादी करा के रिलेशन भी अच्छे बना सकते थे रूलिंग फैमिली के साथ शादी करके। आपको तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैरिटल जो अलायंस होता है वो कितना एक इफेक्टिव अलायंस होता है ना। तो आप दामाद बन जाते हो किसी एरिया के, या फिर आप किसी एरिया के आप ब्रदर इन लॉ बन जाते हो, तो आपको वो लोग दुश्मन करके ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है अलायंस बनाने की। तो ये सब काम हुआ करता था महारथीज का। उसके बाद आते हैं महासेनापति, है ना, तो जो जितनी भी आर्मी है उसको मेंटेन करने के लिए महासेनापति होते थे। और उसके बाद जो पोजीशन होती है वो है महातलवारा, तो यहाँ पे आता है एक महातलवारा। ओके, सो इस तरह से महातलवार जो है ये इनको ग्रेट वॉचमैन कहा जाता है ना, तो ये जो नजर रखते थे हर एक दुश्मन पे, ये है महातलवार। कहीं कहीं पे किसी किसी सोर्स में एक और यहाँ पे दिए हुए हैं, और वो जो है वो है महाभोज। महाभोजाज करके भी किसी किसी सोर्स में मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, महाभोज याद रखिएगा, कहीं कहीं पे दिया हुआ है, बट मेनली ये पाया गया है कि ज्यादातर सोर्सेस में 5 ही दिए हुए। ओके, सो यहाँ पे हमें पता चलते हैं कि ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन था। और एज पर इंस्क्रिप्शन जो है जो रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी का है उससे हमें ये चीजें पता चली है, बट अभी भी क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि डिटेल स्ट्रक्चर किस तरह का होता होगा। तो ये चीजें तो अभी पता नहीं चल रही है। जितना इंस्क्रिप्शन मिला उससे ये पता चला कि इतना होता होगा, बट हमें इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। उसके बाद हम देख लेते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है इनकी ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड थी, तो एग्रीकल्चर ज्यादा यहाँ पे किया जाता था। और इनके इकोनॉमी का बैकबोन एक तरह से एग्रीकल्चर ही था सातवाहना किंग के। और उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे व्यापार भी चलता था, ट्रेड चलता था, उसके साथ साथ बाकी कमोडिटीज भी बनाई जाती थी और उसका व्यापार किया जाता था इंडिया में ही और इंडिया के बाहर भी। इस तरह से यहाँ पे एक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड यहाँ किए जाते थे इनके वक्त। इस तरह से इनकी इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था चलती थी। उसके बाद देखते हैं इनका रिलीजन और लैंग्वेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। रिलीजन और लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये लोग हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे और ये खुद को ये कहते थे कि हम ब्राह्मणिकल कास्ट के, ऐसा हमको इतिहास से पता चलता है, सोर्सेस से पता चलता है।
कि ये ब्राह्मण हुआ करते होंगे, ये हिंदू थे, ये तो पक्का है। दे आर जेनरस टुवर्ड्स अदर कास्ट, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कास्ट को या बाकी रिलीजन को इन्होंने कोई जगह नहीं दी थी, इनका उनके प्रति भी एक सपोर्ट था और उनको भी ये अच्छा ट्रीट ही करते थे। तो ये हमें कैसे पता चलता है? तो जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ है, उनको भी काफ़ी डोनेशन दिए गए थे इनके द्वारा, ये सातवाहना किंग्स के द्वारा, ताकि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो है, ये भी डेवलप हो सके। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हुई और काफ़ी सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो है, ये कंस्ट्रक्ट भी की गई थी, तो बनाई भी गई थी। सो ये सब चीज़ों से पता चलता है कि बाकी कास्ट या बाकी रिलीजन के प्रति भी ये लोग अपना सपोर्ट दिखाते थे। जो लैंग्वेज ये यूज़ करते थे, वो लैंग्वेज थी प्राकृत। ज़्यादातर जो लैंग्वेज यूज़ होती थी, वो थी प्राकृत। और अगर हम देखा जाए ये प्राकृत, तो ये मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो प्राकृत होती थी ये। सो प्राकृत का इस्तेमाल किया जाता था लैंग्वेज करके, और पॉलिटिकल जो इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं, जो भी हमें राजनीतिक जो चीज़ें लिखे शिलालेख मिले हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि वो काफ़ी रेयर यूज़ करते थे संस्कृत लिटरेचर का, है ना? संस्कृत का काफ़ी कम यूज़ करते थे, ये भी हमें पता चलता है। सो ये इनका लैंग्वेज और रिलीजन के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम आखिरी जो इन्फॉर्मेशन इनके बारे में लेने वाले हैं, वो है डिक्लाइन ऑफ सातवाहना। तो सातवाहना जब खत्म होने लगे, तो मैं आपको ये बता दूँ कि पुलामावी 4 जो थे, ये आखिरी किंग माने जाते हैं सातवाहना लाइन के। तो जो मेन सातवाहना, अब अलग-अलग सोर्सेज़ में अलग-अलग चीज़ें दी गई, बट मेन चीज़ें जो है, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है, उसमें पुलामावी 4th को ही आखिरी किंग यहाँ पे माना गया, और ये 225 एडी तक रहे। इसलिए ये जो सातवाहना का पीरियड है, काफ़ी सारे इतिहासकार, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस जो है, वो 225 एडी तक का इनका पीरियड मानते हैं। तो ये अगर हम देखते हैं, तो ये देखिए इतना खूबसूरत आर्ट ये लोग बनाते थे। और हम अगर देखते हैं, तो कॉइन्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, इनका मैप भी दिखा चुका हूँ। सो इस लेक्चर में जो हमने स्टडी किए, वो था सातवाहनास के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट। हमने देखा इंपॉर्टेंट कुछ रूलर्स, जिसमें हमने पढ़ा सतकर्णी को, हाला को और गौतमीपुत्र सतकर्णी को। हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, उसके साथ-साथ हमने इकोनॉमी पढ़ा, हमने रिलीजन और लैंग्वेज भी पढ़ा, और हमने डिक्लाइन भी पढ़ा। सो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए रिलेटेड टू सातवाहनास। अब अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आप लोगों को मेरे डेली जो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, वो मेरे डेली वीडियोज़ मिलते रहेंगे। उसके साथ-साथ अगर आप और अपडेट्स चाहते हो, तो फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेजेस को, श्रेयस बड़े और श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन है मेरे पेजेस के नाम है। आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे श्रेयस बड़िया द पीस लवर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। shreyasbadiya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।